बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम लोगों की लास्ट टाइम बात हो रही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और मैंने आपको कोलिजन्स पढ़ाए थे। दो तरह के कोलिजन होते हैं। एक कहलाता है इलास्टिक कोलिजन, एक कहलाता है इन इलास्टिक कोलिजन, जिसके हमने काफी सारे डिफरेंसेस देखे थे। और एक आखिरी डिफरेंस पे हमारी क्लास खत्म हो गई थी, और वो डिफरेंस ये था कि इलास्टिक कोलिजन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो सेम रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाती है। लेकिन उस सबसे पहले मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि बेटा रिलेटिव स्पीड निकालते कैसे, हाउ डू वी फाइंड द रिलेटिव स्पीड। तो जरा सुन लो, रिलेटिव स्पीड को निकालने का तरीका बड़ा आसान है। ऑल दो ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको दोबारा लिखकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिलेटिव स्पीड निकालना आ जाए। देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट 3 की स्पीड से राइट पर जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट 5 की स्पीड से लेफ्ट पर जा रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस कर दें। 3 + 5 8 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ जाएगा। बच्चा पूछता है सर आपने प्लस क्यों किया? बहुत आसान जवाब है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। खुद सोचो, एक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ 3 की स्पीड से आ रहा है और आप भी उसकी तरफ 5 की स्पीड से जा रहे हो, तो जो स्पीड्स का कंबाइंड इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। हाँ, अगर ये इस तरह से होता, ये दूर जा रहा होता और दूसरा ऑब्जेक्ट भी दूर जा रहा होता, तो अब आप बोलेंगे सर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अब भी जो कंबाइंड इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। 5 + 3 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? हाँ, लेकिन अगर कुछ इस तरह का सवाल होता कि एक की स्पीड होती 3 राइट साइड पर और दूसरे की स्पीड होती 5 राइट साइड पर, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड आप फिर प्लस करके नहीं निकालते, आप यूं कहते कि सर देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर है, या इसके बारे में आप कहते हैं कि सर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्लोअर है। तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड आ रही है थर्ड वाले केस में, वो प्लस करके नहीं निकाली है आपने, माइनस करके निकाली है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एक आसान सी टेक्निक हम बच्चों को ये बताते हैं कि अगर मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो प्लस कर दो, सेम डायरेक्शन में हो रही है तो माइनस कर दो। अगर ये बात समझ आ गई है कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, तो जरा एक थम्स अप दे दो जल्दी से। मैं एक काम कराता हूँ, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चंस दिखाता हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि तुम्हें समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो सबसे पहला सवाल करने जा रहे हो रिलेटिव स्पीड के बारे में और इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो जल्दी से। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें तुम्हें थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपको 4 तरह के कोलिजन्स दिखाए हैं, कह रहे हैं बताइए कौन सा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा, पहले तो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। अगर दो ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद सेपरेट ना हो, बल्कि ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद स्टिक टुगेदर हो जाएं, चिपके रह जाएं, सेपरेट ना हो, तो ऐसा कोलिजन इन इलास्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों मेरे बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं। कैसे कोलिजन्स हैं? इन इलास्टिक। क्लियर है? तो ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। पहले ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में ये दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ऑपोजिट जाने का मतलब है रिलेटिव स्पीड प्लस करके निकालोगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 3 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखो, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट में तुम्हें पता है प्लस करते हैं, तो बेटा 3 + 2 रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बिफोर कोलिजन रिलेटिव स्पीड आ रही है 3, आफ्टर कोलिजन रिलेटिव स्पीड आ रही है 5। तो मुझे इतनी सी बात का जवाब दे दो कि रिलेटिव स्पीड सेम है या चेंज हो गई? चेंज हो गई, तो सी आंसर नहीं है। डी वाला चेक करते हैं। डी में देखो, इनकी डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकालते हैं। 4 और 1 का डिफरेंस होता है 3, और कोलिजन के बाद इनकी स्पीड्स हैं 1 और 4, और 1 और 4 का डिफरेंस होगा 3। तो तुम नोट करो, ऑप्शन नंबर डी में बिफोर कोलिजन जो रिलेटिव स्पीड आ रही है वो आ रही है 3, और आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव स्पीड आ रही है वो दोबारा आ रही है 3। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी में इलास्टिक कोलिजन हुआ है।
इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे बताओ, ये वाला सवाल समझ आ गया? इजी था। उन्होंने पूछा था कि इन चारों कोलिजन्स में से कौन सा कोलिजन इलास्टिक है। तुमने सिर्फ इतना ट्राई किया, इतना पता लगाया कि किस कोलिजन में रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन और रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन सेम आ रही है, एंड दैट्स इट, यू फाउंड द आंसर। इसके बाद एक और तरह का सवाल करवाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान सवाल है, पहले इत्मीनान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई। एक स्फेयर का मास है 2m और एक स्फेयर का मास है m। अच्छा, दोनों की जो स्पीड्स हैं वो u और u। तो बेटा ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें भी पता है, रिलेटिव स्पीड प्लस करके निकालते हैं। तो u और u की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2u। कह रहे हैं कि कौन सी डायग्राम में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। एक काम करो, अगर रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन 2u आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन भी 2u आनी चाहिए। पहले ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं। बेटा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। ऑपोजिट जाने का मतलब ये हुआ कि आप रिलेटिव स्पीड के लिए ऐड करेंगे, तो ऐड कर दें। ऐड कैसे करेंगे? देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक ही बार लिख दें, और न्यूमरेटर में लिखेंगे u प्लस 5u। आंसर आ जाएगा 6u/3, जिसका फाइनल आंसर आएगा 2u। तो बेटा इस वाले में आप नोट करें, इसी में आंसर आ गया, तो मुझे आगे जाके मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द राइट आंसर इज ए। मुझे कैसे पता राइट आंसर ए है? रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन कितनी थी? रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन अगर 2u है, तो रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन भी क्या आनी चाहिए? रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन भी 2u आनी चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब ए आ गया। और अगर ए आ चुका है तो मुझे बी, सी और डी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई? आई होप ये समझ आ गई होगी। परफेक्ट। अब जल्दी से इस क्वेश्चन के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले सवाल को इत्मीनान से पढ़ लो। कह रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटीज इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड रहती है। देखो, जब कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, याद रखना, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। और एक और बात याद रखना, टोटल एनर्जी भी, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पर। जो इलास्टिक कोलिजन होता है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। यानी बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। लेकिन जब बात आती है इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन में मेरे बच्चों ये बात भूलनी नहीं है आपने, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब आप लगाएंगे सी। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये दोनों क्या रहते हैं मेरे बच्चों? ये दोनों कंजर्व रहते हैं। क्लियर है? अच्छा, मोमेंटम या लिनियर मोमेंटम बात एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम का पूरा नाम लिनियर मोमेंटम है, क्योंकि एक और मोमेंटम भी होता है एंगुलर मोमेंटम, वो भी हम आपको पढ़ाते नहीं हैं। तो एएस लेवल में कभी अगर मोमेंटम की जगह एग्जामिनर लिनियर मोमेंटम बोल दे तो आपने परेशान नहीं होना। क्लियर हो गई ये बात? इस सवाल को कर लेने के बाद जल्दी से आ जाइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरा जल्दी से पढ़ें और जल्दी से अटेम्प्ट करें। आई एम श्योर सवाल आप पढ़ चुके हैं। देखिए, स्फीयर एक्स है, कहाँ जा रहा है? राइट साइड पे जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो स्फीयर वाई है ना, वाई, वो स्टेशनरी है, लिखा हुआ है डायरेक्टली टुवर्ड्स द स्टेशनरी स्फीयर वाई। एक बात बताओ, इन्होंने कहा द स्फीयर्स हैव अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यार अगर कोलिजन इलास्टिक है तो गौर से सुनना, अगर रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन, रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन कैसा है कि देखो, इसकी 6 है और इसकी तो स्पीड ही 0 है। तो 6 और 0 का जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो 6 ही आएगा ना। रिलेटिव स्पीड 6 आ गई। और अगर कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड 6 है, तो कोलिजन के बाद भी रिलेटिव स्पीड 6 होनी चाहिए। इन्होंने एक बात बोली हुई है, आफ्टर द कोलिजन स्फीयर एक्स मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, क्या आपने बनाया हुआ है। तो
ऑलराइट, तो मैं आपसे कह रहा था कि कोलिजन के बाद क्या हुआ, जो स्फीयर एक्स है ना, वो अभी भी राइट पर जा रहा है 2 की स्पीड से। बताइए स्फीयर वाई कहाँ जा रहा होगा और कितनी स्पीड से जा रहा होगा। देखो यार, अगर कोलिजन से पहले की रिलेटिव स्पीड 6 है, तो कोलिजन के बाद भी रिलेटिव स्पीड 6 होनी चाहिए। और तुम्हें पता है स्पीड 6 सिर्फ कैसे आ सकती है? रिलेटिव स्पीड 6 तभी आ सकती है जब स्फीयर वाई की अपनी खुद की स्पीड हो जाए 8। क्योंकि तुम्हें पता है ना, 8 और 2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से रिलेटिव स्पीड 6 आएगी। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन। बिफोर कोलिजन की रिलेटिव स्पीड 6 थी। ये कैसे पता चला? एक ऑब्जेक्ट 6 की स्पीड पे जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ही 0 पे, तो बेटा रिलेटिव स्पीड तो 6 आएगी। कह रही हैं कोलिजन के बाद स्फीयर वाई की स्पीड बताओ। अबे यार, स्फीयर वाई की स्पीड कितनी रखूं कि रिलेटिव स्पीड 6 आ जाए? स्फीयर एक्स की 2 है, वाई की 8 रखोगे तब जाके रिलेटिव स्पीड 6 बनेगी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 डेल्टा। क्लियर है? और बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल कराने जा रहा हूं, गौर से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी करो। सवाल बड़ा सिंपल है, सवाल आप पढ़ चुके हैं। दो स्फेयर्स हैं, दोनों का टक्कर हो गया। एक की स्पीड है 5 और एक की स्पीड है 15। तुम भी जानते हो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से इनकी स्पीड्स एड अप हो जाएंगी, तो 5 + 15 रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने लिखा हुआ है दे मेक अ परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि अगर रिलेटिव स्पीड टक्कर से पहले 20 है, तो रिलेटिव स्पीड टक्कर के बाद भी 20 होगी। तो अब तुम एक काम करो, कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बॉल एक्स आफ्टर द कोलिजन। पहले तो बताओ टक्कर के बाद बॉल वाई कहाँ जा रही है? बॉल वाई मूव्स टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 7। तो एक काम करते हैं, बॉल वाई को बना देते हैं और बॉल वाई राइट साइड पर जा रही है 7 की स्पीड से। कह रहे हैं बताओ बॉल एक्स कहाँ जाएगी और कितनी स्पीड से जाएगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, बॉल एक्स कहीं भी जाए आई डोंट केयर, एक्स और वाई की रिलेटिव स्पीड 20 आनी चाहिए, क्योंकि बिफोर कोलिजन 20 थी, इसीलिए आफ्टर कोलिजन भी 20 होनी चाहिए। पहला ऑप्शन पता है क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3 टू द लेफ्ट। अगर एक्स की स्पीड होगी 3 टू द लेफ्ट, तो एक बात बताओ, एक 3 आ रही है, एक 7 आ रही है, तो 3 और 7 इनकी रिलेटिव स्पीड क्या 20 आ रही है? नहीं, इनकी रिलेटिव स्पीड 20 नहीं आ रही, इनकी रिलेटिव स्पीड 10 आ रही है। तो ए इज नॉट द आंसर। अब बी ट्राई करो, बी। बी में लिखा हुआ है 13 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। अब एक बात बताओ, 13 यहां पर और 7 यहां पर, 13 और 7 दोनों ऑपोजिट है। ऑपोजिट की वजह से रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? ऑपोजिट की वजह से रिलेटिव स्पीड आएगी 20। तो यस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। ये सवाल बड़े मजे का सवाल है। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 33। ऑल राइट, सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। सवाल में लिखा हुआ है दो बॉल्स हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। दो स्फेयर्स हैं, राइट। इनका इलास्टिक कोलिजन हो गया। कह रहे हैं बताइए कि स्पीड कितनी होगी आफ्टर द कोलिजन ऑफ स्फेयर वाई। अब यार एक बात बताओ, इनकी डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये भी राइट पे जा रहा है, ये भी राइट पे जा रहा है। और तुम अच्छे से जानते हो जब दो स्फेयर्स राइट साइड पर जाते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप प्लस नहीं करते, आप माइनस करते हैं। तो 20 और 12 का डिफरेंस आ रहा है 8। अब अगर रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन 8 आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन भी कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। और तुम्हें पता है रिलेटिव स्पीड 8 लाने के लिए यहां में क्या वैल्यू रखूं? वी की वैल्यू क्या रखूं कि आंसर 8 आ जाए? वी की रिलेटिव स्पीड क्या रखूं कि आंसर 8 आ जाए? अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बताता हूँ। बच्चा जब ऑप्शंस देखता है ना, बच्चा देखता है अरे वाह 2 लिखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ यहाँ रख देता हूँ 2। और 10 और 2 सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 8। और ये जवाब है बिल्कुल गलत। गलत क्यों है बच्चों? मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ ये गलत क्यों है। यार एक बात बताओ,
मेरे बच्चों, इसकी टक्कर से पहले स्पीड 12 थी, और ये अभी भी राइट साइड पर ही जा रहा है। तो टक्कर के बाद स्पीड कब थोड़ी होगी, तुम खुद बताओ। वाई को पीछे से टक्कर पड़ी है, तो जब वाई को पीछे से टक्कर पड़ेगी तो वाई की स्पीड बढ़ जाएगी बेटे। तो वाई की स्पीड की जगह पता है आप क्या लिखोगे? वाई की स्पीड की जगह आप लिखोगे 18 मीटर पर सेकेंड। बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप नोट करो, 10 का और 18 का रिलेटिव स्पीड क्या आ रही है? 10 और 18 की रिलेटिव स्पीड भी 8 आ रही है। बात समझ आ रही है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ब्रावो, नॉट ए। ठीक है, बच्चे ये गलती करते हैं, 2 लगा देते हैं, क्योंकि 10 और 2 का रिलेटिव स्पीड भी 8 आ रहा है, 10 और 18 का रिलेटिव स्पीड भी 8 आ रहा है माइनस करके। लेकिन आंसर 2 नहीं हो सकता, 2 इज लॉजिकली रॉन्ग, लॉजिकली इनकरेक्ट। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 एंड 10। बात समझ आ गई? 18 और 10 का रिलेटिव स्पीड 8 आएगा। ये समझ आया तो मुझे जल्दी से थम्स अप दो, कम ऑन। गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। तो भाई, मोमेंटम का टॉपिक वैसे खत्म हो चुका है, अब हमें सिर्फ पास पेपर्स करने हैं आज भी और नेक्स्ट क्लास में भी। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं क्या करने जा रहा हूँ जरा सुन ले गौर से। मैं आपके साथ पहले थोड़े से इजी इजी वाले पास पेपर्स करूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहूंगा। क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, मैंने कहा ना, इजी इजी और आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लें जल्दी से। सवाल बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे एक बड़ा सा एक लॉरी है 20,000 kg का, और एक छोटी सी गाड़ी है 900 kg की। कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम। बेटा, टोटल मोमेंटम कैसे निकालोगे? पहले इसका मोमेंटम निकालो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा, मास इनटू वेलोसिटी यानी कि 20,000 इंटू 20, आंसर आ जाएगा 400,000। ये आ गया लॉरी का मोमेंटम। और मास ऑफ द कार है 900, और वेलोसिटी है 30। तो 900 इंटू 30, ये आंसर आ जाएगा 27,000। ये कह रहे हैं कि आप क्या निकालें? ये कह रहे हैं कि आप टोटल मोमेंटम निकालें। टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे आप? 400,000 प्लस माइनस 27,000। तो यहाँ पर आपने एक्चुअली इनको प्लस नहीं करना था, आपने इनको माइनस करना था। और माइनस करके जवाब आ रहा है 400 में से, ओहो, क्वेश्चन कहाँ चला गया? आ गया। 400 में से जब आप 27 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 373,000, जिसको आप 373 किलो न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो बेटा, इस क्वेश्चन का सही जवाब था ए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, साइंस को नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया कि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। यहाँ पे बेटा, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड्स की इसलिए बात नहीं करेंगे हम फारिया, क्योंकि उन्होंने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की कोई बात ही नहीं की ना। ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि दो गाड़ियां एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उनका टोटल मोमेंटम बता दें। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोलिजन। तो अभी तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा ही नहीं रहे ना। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ और सवाल करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे। ठीक है भाई? वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल अ लिटिल मोर। ये वाले तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत मजे का है। क्वेश्चन नंबर 12 करो जल्दी से। सवाल आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दो स्केटर्स हैं। एक स्केटर का मास है 80 kg और एक का मास है 40 kg, हुआ मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर। ये भी बताया हुआ है कि बिफोर कोलिजन हेवियर स्केटर इज मूविंग टू द राइट एट अ स्पीड ऑफ 2 एंड द लाइटर स्केटर इज मूविंग टू द लेफ्ट एट अ स्पीड ऑफ 1। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ। हेवियर स्केटर जो है वो राइट पर जा रहा है 2 की स्पीड से, और जो लाइटर स्केटर है वो लेफ्ट पर जा रहा है 1 की स्पीड से।
आगे ये आपसे पूछ रहे हैं कि टक्कर हो गई, राइट, टक्कर के बाद के सीन्स चेक करें आप। कह रहे हैं आफ्टर द कोलिजन द हेवियर स्केटर मूव्स टू द राइट एट अ स्पीड ऑफ 0.8। कह रहे हैं टक्कर के बाद जो हैवी स्केटर है वो अभी भी राइट पर जा रहा है, कितनी स्पीड से? 0.8 की स्पीड से। ये कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू स्केटर्स। एक काम करो, यहाँ पे देखो भाई, कह रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड बताओ इन दोनों की टक्कर के बाद। बेटा रिलेटिव स्पीड के लिए पहले मुझे इसकी स्पीड पता भी तो हो। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे बेवकूफी करते, कहते हैं सर देखें शुरू में इनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है 2 + 1 3, तो बाद में भी 3 आनी चाहिए। बेटा सुनो, रिलेटिव स्पीड 3 इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि उन्होंने सवाल में कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि ये इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये मेंशन करते तो मेरे लिए बताना जरा आसान होता। तो मैं काम करता हूँ, मैं सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ। कैसे लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जरा सुनिएगा। इक्वल टू का साइन बनाए। कोलिजन से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, दो ब्रैकेट बना लें, एक दो। और कोलिजन के बाद भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो ब्रैकेट्स बना लें, एक दो। सर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं? बेटा ब्रैकेट के अंदर हम मोमेंटम लिखते हैं। तो पहले वाले का मोमेंटम बताओ, 80 × 2, यह आ जाएगा 160। दूसरे वाले का मोमेंटम है 40 × 1, यह आ जाएगा -40। आई होप तुम समझ गए हो मैंने -40 क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। टक्कर के बाद एक का मोमेंटम है 80 × 0.8, ये हो जाएगा 64। और अगले का लिख लोगे आप 40V। अब बेटा इक्वेशन सॉल्व करनी है सिर्फ। 160 - 40 = 64 + 40V। बेटा ये हो जाएगा 120, 64 यहाँ के माइनस हो जाएगा और 40 आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 120 - 64 वैसे भी होता है 58। 58/40 सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर आ रहा है, सॉरी 58 कैसे होगा, 56 होगा। 56 ÷ 40, आंसर आ रहा है 1.4। इसका मतलब कोलिजन के बाद y की स्पीड आ रही है 1.4। तो यहाँ पे देखो मैं 1.4 लिखा। अब एक की स्पीड है 0.8 और एक की स्पीड है 1.4, दोनों की डायरेक्शन सेम है। रिलेटिव स्पीड के लिए प्लस करोगे या माइनस करोगे, जल्दी से बताओ। क्या करोगे रिलेटिव स्पीड के लिए, प्लस या माइनस? जाहिर है आप रिलेटिव स्पीड के लिए माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, अल्फा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हैंडल करना था। ए वॉज द राइट आंसर। क्लियर है? आज इसको बेटा यहीं तक रख रहे हैं। आई एम सॉरी आज क्लास थोड़ी छोटी हुई है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। असल में मुझे अभी ओ लेवल की क्लास स्टार्ट करनी है, वरना मैं तुम लोगों की क्लास एक्सटेंड कर देता। ठीक है, चलो। और बाकी तुम लोगों का जो रिकॉर्डिंग्स वाला काम है वो मैं 10 बजे करूंगा। चलो, अल्लाह हाफिज़।